नमस्कार, इंडिया न्यूज पर सबसे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर आप देख रहे हैं। मैं हूं कंचन डोगरा। निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी विषय से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मातृत्व के सुख को शब्दों से बयां कर पाना किसी के लिए शायद ही संभव है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो मां नहीं बन पाती। ऐसी निसंतान महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। इस आधुनिक इलाज से लाखों निराश दंपतियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने IVF से संतान सुख प्राप्त किया है। निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट। एक एक करके इन सबका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थ जोशी, इंदिरा IVF अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ है, इंदिरा IVF दिल्ली से, और डॉक्टर निताशा गुप्ता, इंदिरा IVF दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे वो तमाम दर्शक जो अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, वो भी हमारे इस शो का बड़ा हिस्सा है। वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगी सवाल। मैं अपने एक सवाल से आज के शो का आगाज करूंगी। आपके पास एक दिन में बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी माएं आती होंगी IVF के ट्रीटमेंट के लिए, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनमें से कुछ महिलाएं आपको जरूर पूछती होंगी एट मोमेंट के क्या हम अभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हैं, नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या कमी रह जाती है नेचुरल प्रेगनेंसी में कि उनको IVF की तरफ रुख करना पड़ता है। एक बहुत ही सिंपल सा पर बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। मैं उसको इस तरह से आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहले एक दंपत्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पुरुष और स्त्री जब संतान प्राप्ति करते हैं उनके शरीर के कौन से अवयव का कौन सा रोल है। सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। हर एक पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं। इन दोनों टेस्टिस में लाखों करोड़ों की मात्रा में शुक्राणु रोज बरोज बनते हैं। एक नली के माध्यम से वहन होते हुए पति पत्नी के बीच जब संबंध होता है तब स्त्री की योनि में जो सफेद चिकना प्रवाह वीर्य गिरता है, उस वीर्य में लाखों करोड़ों जीवित गतिशील शुक्राणु होने चाहिए अगर एक पति को पिता बनने का सुख चाहिए तो। उसके सामने एक महिला की बात करते हैं कि एक महिला में 2 अंडाशय होते हैं। उन दोनों अंडाशयों में निर्धारित मात्रा में अंडों के साथ वो पैदा होती है। माहवारी आने की शुरुआत होती है तब हर माहवारी के दौरान 1 या 2 अंडे बनते हैं। अंडा फूट के नली में आ जाता है। उसी टाइम पे अगर पति पत्नी के बीच संबंध होता है तो पति का शुक्राणु भी बच्चेदानी में से होते हुए नली में आता है। अंडे और शुक्राणु का मिलन सबसे पहले नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भ वहां बनता है और वो गर्भ आके बच्चेदानी की सबसे अंदर की परत एंडोमेट्रियम में आके चिपक जाता है और वहीं पे 9 महीना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का विकास होता है। ये बात हो गई एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की, एक नेचुरल प्रेगनेंसी में। इसमें एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो नलियां होती हैं उन नलियों में सिलियास करके अवयव होते हैं। ये सिलियास का एक ही काम है कि वो अंडे और शुक्राणु को एक दूसरे की तरफ मिलाने का काम करते हैं और जो गर्भ बनता है उस गर्भ को भी बच्चेदानी की तरफ धकेलने का काम करते हैं। अगर ये नलियां बंद होती हैं तो अंडे और शुक्राणु दोनों स्वस्थ होने के बावजूद प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो जाती है। तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि नेचुरल प्रेगनेंसी में अगर नलियां में कोई प्रॉब्लम है, अगर सिलियास अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी होने में बाधा हो जाती है। इसी प्रॉब्लम के लिए आज से 40 वर्षों पहले IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति का उद्भव हुआ था। इस IVF पद्धति को अलग भाषा में कहूं तो एक सिंप्लीफाइड वे में ये ट्यूब्स को बाईपास करने की पद्धति है। इसमें एक महिला को इंजेक्शन देने के बाद उसके अंडाशय में अंडे तैयार किए जाते हैं। उन अंडों को निकाल दिया जाता है। उसके अंडों के साथ उसके पति के शुक्राणु के सैंपल का मिश्रण किया जाता है। गर्भ तैयार किए जाते हैं और इस गर्भ को 2 से 3 दिन लेबोरेटरी में विकसित करने के बाद महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह से वो महिला प्रेगनेंसी का सुख प्राप्त कर सकती है। तो अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी करने में आपको कोई बाधा आ रही है तो IVF पद्धति इस तरह से आपको मदद कर सकती है। जी तो बिल्कुल, ये तो है IVF एक बहुत बड़ा रामबाण आज के समय में निकल कर आया है कि अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो आप IVF का सहारा ले सकती हैं। डॉक्टर पार्थ, मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो है अंडे की क्वालिटी खराब होती है, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी है। और इस समय हम रुक करते हैं अपने कॉलर की तरफ जो हमारे साथ जुड़ गई है, सीमा अहमदाबाद से। सीमा, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सीमा अहमदाबाद से बात कर रही हूँ।
जी डॉक्टर, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैंने डॉक्टर से चेकअप रिपोर्ट कराया तो चेकअप रिपोर्ट में मुझे एंडोमेट्रियोसिस बताया गया है। मैंने लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन भी करवाया और 2 साल हो गए लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो आप कोई सुझाव दीजिए इसके लिए। नमस्कार सीमा जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने इलाज भी कराया है। 2 साल हो चुके हैं उस बात को भी और अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। देखिए, हर महिला को जन्म के बाद जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं, 13, 14, 15 साल की, महावारी आनी शुरू होती है। महावारी एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर एक परत बनती है कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में, और जब ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो ये बनी हुई परत गिर जाती है, जिसे हम ब्लीडिंग के फॉर्म में या फिर महावारी के फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे कि जो महिलाएं हैं उनका वेजाइना एक ओपन जगह है, वहां से आराम से ब्लड निकल सकता है और उसे हम महावारी के रूप में देखते हैं। पर कभी कभी परत के कुछ अंश सिर्फ उस जगह नहीं होके शरीर के अलग हिस्सों में होते हैं, जैसे कि हम कहें अंडकोश में होते हैं, ओवरी में होते हैं। तो ओवरी एक बॉल के जैसी है, एक क्लोज स्पेस है जहां पर अगर ब्लीडिंग होता है, हर महीने जब भी आपको पीरियड्स आने का टाइम होता है तो कुछ खून वहां इकट्ठा हो जाता है, वहां से बाहर निकलने की जगह नहीं है तो नहीं निकल पाता खून। तो जैसे जैसे हर महीने आपको महीना आता है, ये खून वहां इकट्ठा होता जाता है और खून की गांठें बना लेता है, जिसे हम आम भाषा में चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। शायद जब आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होगा एंडोमेट्रियोसिस तो उन्होंने चॉकलेट सिस्ट जैसे शब्द का प्रयोग किया होगा। तो बेसिकली इस तरह की सिस्ट बन जाती हैं जब अंडे के अंदर बहुत सारा खून इकट्ठा हो जाता है, तो धीरे धीरे वो और अंडों पर भी प्रभाव डालने लगता है। अगर बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझें कि एक टोकरी है और उसमें बहुत सारे सेब रखे हैं। अगर एक सेब सड़ जाएगा और बहुत टाइम तक वहां पड़ा रहेगा तो वो बाकी सेबों को भी स्वस्थ नहीं रहने देगा, अच्छा नहीं रहने देगा, उन्हें भी खराब कर देगा। तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए आपने इलाज कराया, इलाज के बाद अगर प्रेगनेंसी समय रहते नहीं हो रही है, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक नहीं हो रही है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे आपकी बाकी अंडों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और इससे पहले कि समय निकल जाए आपको जल्दी एडवांस टेक्निक में जाने की आवश्यकता है। और एंडोमेट्रियोसिस जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ वो अंडों को अफेक्ट करती है, अंडों के साथ साथ जैसे एक चीज के बारे में भी डॉक्टर पार्थ बात कर रहे थे, नलियां जो बहुत जरूरी हैं, जो अंडे और शुक्राणुओं को मिलने की जगह देती हैं, ये नलियों में भी रुकावट आ सकती है, ये बंद हो सकती हैं। एक और चीज की उन्होंने बात की, उन्होंने भी बताया था कि जो आपकी बच्चेदानी है उसके अंदर एक परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। बेसिकली उसका काम ये होता है कि परत वो जगह है, समझिए वो बच्चे का बिस्तर है, वो जगह है जहां पर बच्चा जाके चिपकता है और अपनी ग्रोथ दिखाता है, विकास होता है उसका। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है आपको और इलाज के बावजूद वेट कर रहे हैं आप 6 महीने, साल भर, 2 साल और इलाज नहीं हो पाया है, तो आपका एंडोमेट्रियम ट्यूब या ओवरी या अंडे ये सब अफेक्ट हो सकते हैं। तो आप जल्दी एडवांस टेक्निक में जाएं, क्योंकि आपके अंडे 30 साल की उम्र में शायद ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगे जैसे कि उम्र 35 साल। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि आपको एडवांस टेक्निक की जरूरत है। आईवीएफ एक बहुत अच्छा माध्यम है जो एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों में सफलता देता है और आप जल्दी ही मां बनने का सुख उठा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं ये डॉक्टर ज्योति एक ऐड करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर पार्थ ने कहा कि AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि अंडाशयों में अंडे बनने की कितनी कैपेसिटी है या क्या क्वालिटी है। तो ये वाला टेस्ट इस सिचुएशन में हम नहीं सही मानते हैं, इतना सेंसिटिव नहीं होता जो हमें बता पाए कि हमारे अंडाशय में कितने वाकई में कितने अंडे रह गए हैं और कितना अभी चांस है कि हम और नेचुरली वेट कर सकते हैं। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ सीमा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और 6 महीने 1 साल में जब आप कंसीव नहीं कर पाए तो आप और एडवांस टेक्निक्स हैं वहां पर आप उनका सहारा ले सकती हैं। डॉक्टर निताशा, मेरा सवाल आपसे उन महिलाओं के लिए है जिनको 40 साल की कम उम्र में ही, 40 साल से पहले ही उनको पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो क्या वजह होती है इसके पीछे और क्या ऐसी महिलाएं मां बन सकती हैं? बिल्कुल, ऐसी महिलाएं भी मां बन सकती हैं। देखिए, औरतों और पुरुषों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो पुरुष होते हैं, जैसे हमने शुरुआत में ही सुना, उनके जो शुक्राणु होते हैं वो लगातार बनते हैं, तैयार होते हैं और वीर्य में छूटते हैं। बल्कि जो महिलाएं होती हैं उनको जो अंडे होते हैं वो एक फिक्स स्टॉक में मिलते हैं जो कि बचपन में या जन्म में ही निर्धारित हो जाते हैं। ये अंडे उम्र के साथ साथ कम होते चले जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगी, अगर मैं बैंक में खाता खोलती हूँ जिसमें एक मैं जमा राशि जमा कर दूं और हर महीने उस राशि में से मैं कुछ पैसे निकालती जाऊं, तो एक टाइम आएगा जब वो पूरा बैंक का जो बैलेंस है खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से औरतों के भी अंडेदानियों में जो अंडे हैं वो उम्र के साथ साथ घटते चले जाते हैं। 30 से 32 साल की उम्र में और घटावट आ जाती है। 35 साल की उम्र में अंडों की गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी पे भी असर पड़ता है।
40 साल की उम्र के बाद जब अंडे कम होकर खत्म हो जाते हैं तो मासिक धर्म उनका रुक जाता है और इस कंडीशन को हम मीनोपॉज कहते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको जन्म से ही कम अंडे निर्धारित होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अंडे 40 साल की उम्र से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को हम प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहती हैं। ऐसी पेशेंट्स जब मेरे क्लिनिक में आती हैं तो अक्सर 32-33 इयर्स की होती हैं। इनकी जो बच्चेदानी होती है वो छोटी होती है क्योंकि हार्मोन्स का अभाव रहता है, क्योंकि उनको मासिक आता नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की गोलियां देकर बच्चेदानी को स्वस्थ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक इनकी मासिक ला सकते हैं और फिर डोनर अंडे की मदद से आईवीएफ या इक्सी पद्धति से इनको भी संतान प्राप्ति करा सकते हैं। मतलब डॉक्टर निताशा, डोनर का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। डॉक्टर निताशा, अमूमन जब लेडीज कुछ साथ में बैठी होती हैं तो बहुत सारा की बातें वो करती हैं। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग बैठे थे तो एक महिला ने बोला कि मैंने सुना है कि आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल हुए बच्चों की तरह नहीं होते, तो क्या ऐसा माना जाए? ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस इसमें हो आप? देखिए, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो जब भी कोई आईवीएफ के बच्चे मेरे पास आते हैं बहुत हंसमुख होते हैं और पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा चुस्त है, बड़ा चंचल है। देखिए, लोगों की मान्यता ये रहती है कि आईवीएफ एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, बल्कि मैं इसको आर्टिफिशियल नहीं असिस्टेड मानूंगी। जैसे डॉक्टर पार्थ ने बताया, एक नॉर्मल सामान्य रूप से कोई भी प्रेगनेंसी बॉडी के भीतर शरीर के अंदर ट्यूब में होती है अंडे और शुक्राणु के मिलन से। किसी भी कारणवश अगर ये प्रक्रिया शरीर के अंदर ना हो रही हो तो हम अंडे और शुक्राणु को आईवीएफ लेबोरेटरी में लाकर अपने सामने भ्रूण बनाकर 2 से 3 दिन तक रखते हैं और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसकी बाद का जो 9 महीने का सफर है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है। ना ही ऐसी महिला के कोई खान पान में फर्क है, ना ही उनको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसी महिलाओं का ये जो धारणा है कि बच्चे स्वस्थ होंगे नहीं होंगे, तो मैं कहूंगी ये बिल्कुल गलत धारणा है। आईवीएफ के बच्चे आपके और मेरी तरह सामान्य होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। 1978 से लेकर अब तक लगभग 50 लाख से ज्यादा आईवीएफ बच्चों ने जन्म ले लिया है। जो विश्व की सबसे पहली बच्ची लुइस ब्राउन 1978 में हुई थी, वो अब 39 इयर्स की हैं और स्पॉन्टेनियसली उन्होंने कंसीव किया, नेचुरल कंसेप्शन हुई और आज उनके 2 बच्चे हैं जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। भारत में भी जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, बेबी हर्षा, अब उनका भी अभी पिछले ही साल एक उन्होंने डिलीवरी करी है, नॉर्मल कंसेप्शन था और उनका भी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, काफी कॉस्ट में कटिंग आ रही है, आईवीएफ अब काफी अफोर्डेबल हो गया है, सेफ है, एफिशिएंट है और मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 5 सालों से अब तक काफी कपल्स में जागरूकता आ गई है आईवीएफ के लिए। वो इस तकनीक को समझ रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं। जी, तो ये एक भ्रम है लोगों का कि आईवीएफ के द्वारा हुए बच्चे जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते, बल्कि हष्ट पुष्ट स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे होते हैं आईवीएफ के द्वारा भी। तो ये एक भ्रम तो हमने क्लियर कर लिया। डॉक्टर ज्योति, एक और यहाँ भ्रम है लोगों के, ये बहुत ही महंगी तकनीक है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, तो बजट आपसे समझना चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है और क्या अमूमन जो आम सामान्य लोग हैं उनकी जेब पर ये साधारण तरीके से पहुंचता है या फिर उनको वजन देता है? जी कंचन, देखिए जैसे अभी डॉक्टर निताशा बता रही थी कि आईवीएफ एक नई तकनीक नहीं है। ये करीब 40 साल हो गए हैं जब पहला आईवीएफ विश्व में हुआ था। लुइस ब्राउन जो पहली बच्ची पैदा हुई थी इसके द्वारा, 40 साल पहले और आज के कॉस्ट में डेफिनेटली बहुत फर्क है। एक जमाना था जब आईवीएफ का कॉस्ट बहुत ज्यादा माना जाता था, ऐसा समझा जाता था कि एक नॉर्मल कॉमन आदमी इस प्रक्रिया के लिए नहीं बढ़ सकता है, या फिर लोग ऐसा सोचा करते थे कि जब सारी की सारी प्रक्रियाएं फेल हो जाएं, निष्फल हो जाएं, तब हम जाकर आईवीएफ का सहारा लेंगे, क्योंकि उसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी नहीं जानते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज ज्यादा है। इस तरह के भ्रम अब काफी हद तक दूर हो गए हैं, पर कॉस्ट को लेकर अभी भी बहुत लोगों के मन में ये विचार रहता है। बहुत लोग जिनको बहुत आसानी से इस पद्धति के द्वारा संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, बहुत ऐसे लोग जो जल्दी अगर आगे बढ़े तो समय रहते माँ बाप बन सकते हैं, नहीं बढ़ पाते, बहुत देर लगा देते हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेनली अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आईवीएफ को हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक होता है हॉस्पिटल की कॉस्ट या डॉक्टर की कॉस्ट, उसका खर्चा करीबन 25,000 रुपए होता है। एक जमाने में 75,000 या 80,000 हुआ करता था, जो अब घट के नई तकनीकों के जरिए घट के अब करीबन 25,000 रुपए ही रह गया है। इसके अलावा खर्चा होता है इंजेक्शंस का। जैसे थोड़ी देर पहले आपको दोनों डॉक्टर्स बता रहे थे कि हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं अंडों को बड़ा करने के लिए,
तो वो जो इंजेक्शंस होते हैं उनका कॉस्ट करीबन 70-80 हजार रुपए होता है। तो करीब करीब आप दोनों चीजों को जोड़ें तो लगभग 1-1.25 लाख के आसपास का खर्चा होता है एक आईवीएफ साइकिल का, जो कभी बहुत ज्यादा हुआ करता था। और जैसे जैसे टेक्निक एडवांस कर रही है, जैसे जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, धीरे धीरे जो इंजेक्शन की कॉस्ट है, जो मेन खर्चा है 70-80 हजार रुपए का, उसमें भी धीरे धीरे कमी आएगी, वो और कम होगा। और आने वाले वर्षों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खर्चा और कम हो जाएगा। पर इस चीज को समझें कि इतना महंगा नहीं है ये प्रक्रिया, और इसमें सफलता का चांस कहीं ज्यादा है उन प्रक्रियाओं के मुकाबले जो हम आईवीएफ में नहीं बढ़ना चाहते हैं, सोच के सहारा लेते हैं उन प्रक्रियाओं का, और 10-15% का हम सफलता को टारगेट करते हैं, और इतना खर्चा हम उसमें भी कर देते हैं। अगर हम 10 बार एक सिंपल प्रक्रिया कर रहे हैं आईवीएफ की बजाय, और उसमें हम जोड़ के इतना खर्चा कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम एक बार में आईवीएफ करें और उससे वो सफलता हासिल करें जो हम इतने सालों में नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है जैसा हमें लगता है, और धीरे धीरे वो और कम हो जाएगा। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि उन लोगों के लिए है जो बहुत रिच हैं या बहुत अमीर हैं, ये हर इंसान के लिए है ये प्रक्रिया। एक कॉमन इंसान भी आज के दिन आराम से इस प्रक्रिया में बढ़ सकता है और संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। डॉक्टर पार्थ, तो डॉक्टर ज्योति की बात को मैं सरल शब्दों में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आईवीएफ से उसको महंगा समझ के भागने की बजाय छोटी छोटी प्रक्रियाओं में जो आप अपना समय, पैसा और दिमाग खराब करते हैं, उसकी जगह पे योग्य समय पे योग्य पद्धति को अपनाइए और स्वस्थ प्रेगनेंसी का लाभ उठाइए। जी, तो ये समझने वाली बात है। ये लोग गलत धारणा बनाते हैं कि बहुत महंगी तकनीक है, बल्कि ये आम आदमी के बजट की तकनीक है। डॉक्टर निताशा, हमने ये तो जान लिया कि ये बहुत महंगा सौदा नहीं है। आपसे ये विस्तार से समझना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कितना लंबा प्रोसेस है, कितना टाइम इसमें लगता है, और पेशेंट को कितनी बार विजिट करना होता है? जी देखिए, हम लोग आईवीएफ 2 चरणों में करते हैं। पहले चरण में जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसकी तकलीफ को समझते हैं, उनके कुछ जांचें करवाते हैं, दोनों पुरुष के भी और महिला के भी। महिला के अल्ट्रासाउंड की जांच भी करते हैं, जिससे हमें उनके बच्चेदानी परत और अंडों की गुणवत्ता का पता चल जाता है। और पुरुषों के वीर्य की जांच करते हैं, जिसमें हमें न केवल उनकी गुणवत्ता, गतिशीलता, बल्कि बनावट का भी पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। शाम तक ये सारी रिपोर्टें तैयार हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है खराबी कहाँ पर है, किस दर पर है, और हम किस इलाज के लिए आगे कितना समय देना रहेगा पुनः उनको दोबारा बुलाने के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय हम फिर लेते हैं, और पुनः जब बुलाते हैं दूसरे चरण में, तो पेशेंट को तब 10 से 15 दिन का समय लेकर आना होता है। उस समय में जैसे बताया गया डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर पार्थ द्वारा, कि हम महिला के अंडों को तैयार करते हैं इंजेक्शन देकर। अब हमें पता है सामान्य रूप से भी जो अंडा है वो 10 से 12 दिन में बड़ा होता है, मैच्योर होता है, पकता है, और फिर हम वो ट्यूब के अंदर जाता है। तो इसमें ही आईवीएफ की प्रक्रिया में हम डेली इंजेक्शन देते हैं, अंडों को बढ़ाते हैं, और जब अंडा पक जाता है तो उसको एक हल्की सी सुई से हम निकाल लेते हैं, जिसको ओवम पिकअप कहते हैं। तो ये, और उसके बाद लैब में जाता है, भ्रूण बनता है, पुरुषों से शुक्राणु ले लेते हैं, और ये जो भ्रूण है हम 2 से 3 दिन तक लैब में ही पोषित करते हैं। उसके बाद का आगे का सफर, अगर हमें लेजर असिस्टेड हैचिंग या ब्लास्टोसिस का कंसिडर करना होता है भ्रूण के अकॉर्डिंगली, तो 2 या 3 दिन का समय और लगता है। तो टोटल 15 से 17 दिन का टाइम होता है जब दूसरी बार पेशेंट को बुलाते हैं। जी, तो लंबा प्रोसेस नहीं है, इतना ये माना जाए। डॉक्टर पार्थ, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपसे पूछते होंगे कि क्या हमें बेड रेस्ट कितने समय तक करना है, कब तक हम ऑफिस जा सकते हैं, तो कितना बेड रेस्ट करना पड़ता है, कितने दिन घर पे रहना पड़ता है, और जो वर्किंग लेडीज हैं वो जॉब पर जा सकती हैं? मैं इस क्वेश्चन का आपको जरूर आंसर करना चाहूंगा, क्योंकि आईवीएफ के साथ बहुत सारी मान्यताएं आजकल समाज में घूम रही हैं। जैसे कि आईवीएफ एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। डॉक्टर निताशा ने अभी बताया आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई चीरफाड़ होती है, ना कोई टाका आता है। इट्स बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। आईवीएफ प्रक्रिया में जो प्रेगनेंसी एक महिला को दी जाती है वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह बिहेव करना है, भारी काम नहीं करना, भारी वजन नहीं उठाना। पर हाँ, पूरा बेड रेस्ट करने की 9 मंथ्स बेड रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्पेनिश स्टडी के मुताबिक जब स्टडी ग्रुप्स को कंपेयर किया गया, तब ये जाना गया कि आईवीएफ के बाद अगर आप टोटल बेड रेस्ट करते हो तो 14% अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना है, रिलैक्स रहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान एक महिला बहुत स्ट्रेस फील करती है, पता नहीं क्या होगा प्रक्रिया में, क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए,
एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आईवीएफ करवाइए। ये पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके आईवीएफ को सक्सेस बना सकता है और आपको एक अच्छी स्वस्थ प्रेगनेंसी भी दे सकता है। तो मान्यताओं से दूर रहिए। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि झट से इलाज और फट से आप तंदुरुस्त भी हो जाती हैं। तो डॉक्टर पार्थ, ऐसे में हम देखें तो आज के टाइम पे बड़ी नॉर्मल सी बात होगी कि पुरुषों के अंदर कम शुक्राणु या फिर नील शुक्राणु की शिकायत देखी जा रही है। तो ऐसे में पुरुषों के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऑप्शंस तो जरूर अवेलेबल हैं। आपने जो बताया कि आज की तारीख में पुरुषों में शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता दोनों में कमी बताई जा रही है, क्योंकि व्यसन की मात्रा बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इनके बारे में इलाज की बात की जाए तो ये पहले सोचते हैं कि महिला की रिपोर्ट यदि नॉर्मल है तो हम पुरुषों की रिपोर्ट पे फोकस करते हैं। कि पुरुष की रिपोर्ट 10 to 20 मिलियन पर ml जितने स्पर्म्स, अगर अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स उनके वीर्य में पाए जाते हैं तो आईयूआई करवा सकते हैं। 5 to 10 मिलियन पर ml के बीच में शुक्राणु मिले तो वो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया करवा सकते हैं। पर अगर उनसे भी कम स्पर्म्स है, इवन नील स्पर्म्स यानी कि एजोस्पर्मिया वाले जो पुरुष हैं, उनको डॉक्टर ज्योति ने बताया वो तकनीक ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पद्धति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम शुक्राणुओं के साथ संतान प्राप्ति करने का सुख ICSI पद्धति हमको देती है। मैं ये एजोस्पर्मिया वाले पुरुषों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की मात्रा 0 पाई जाती है तो सबसे पहले आईयूआई डोनर करवाने का उनको सुझाव दिया जाता है। पर उससे पहले अगर वो अपनी टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाएं और बायोप्सी में अगर 10 से 15 स्पर्म्स भी अच्छी गुणवत्ता वाले मिल जाते हैं तो वो ICSI पद्धति के माध्यम से अपनी वाइफ को गर्भवती कर सकते हैं, अपने स्पर्म से पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम शुक्राणु में भी ICSI पद्धति आपको संतान प्राप्ति करवा सकती है। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक आईवीएफ प्रक्रिया जो बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहट दे देती है और घर में बच्चे की किलकारियां दे देती है। मैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और कॉलर्स के जो सवाल थे उनके बखूबी जवाब देने के लिए। उन कॉलर्स को भी बोलना चाहूंगी जो आज हमारे शो में शिरकत नहीं कर पाए, अगली बार हमें कॉल करें, हम इनका कॉल लेके उनके सवाल का समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।